हेलो स्टूडेंट्स। आइटम एनालिसिस के चैप्टर में, पद विश्लेषण के चैप्टर में हम दो तकनीकी पहलुओं को समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पद कठिनता को समझा था, उसको ज्ञात करने की विधियों को समझा था। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने पद वैधता या डिस्क्रिमिनेटिव पावर को समझा और उनकी विधियों को समझ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम दो विधियां पद वैधता ज्ञात करने की समझ चुके हैं। पहली थी जॉनसन की विभेद सूचकांक विधि और दूसरी थी बाइसीरियल कोरिलेशन मेथड या द्विपांक्तिक सहसंबंध विधि। अब आगे इस वीडियो में हम लेंगे थर्ड विधि, वो है साइमंड विधि। तो साइमंड विधि पद वैधता की गणना करने के लिए एक सरल विधि है, लेकिन अधिक विश्वसनीय नहीं है। इस विधि के पद वैधता ज्ञात करने के लिए श्रेष्ठ और कमज़ोर व्यक्तियों के दो समूह बनाए जाते हैं। जो समूह इस मान्यता पर बनाए जाते हैं कि परीक्षण के श्रेष्ठ पद समूह के पदों को उच्च व्यक्ति हल करते हैं और कमज़ोर समूह के पदों को कमज़ोर व्यक्ति हल करते हैं। तो इस विधि को संक्षेप में हम निम्न स्टेप्स के माध्यम से समझेंगे। पहला है श्रेष्ठ और कमज़ोर छात्रों के दो समूह सबसे पहले हम बनाते हैं। दूसरा, परीक्षण के प्रत्येक पद के सही उत्तर या रिस्पॉन्स की गणना की जाती है और फिर श्रेष्ठ और कमज़ोर व्यक्तियों का अलग अलग टोटल कर लिया जाता है। थर्ड है श्रेष्ठ और कमज़ोर छात्रों के सही प्रत्युत्तरों के मध्य अंतर ज्ञात कर लिया जाता है और ये अंतर ही पद वैधता या आइटम वैलिडिटी का सूचक माना जाता है। साइमंड विधि का जो सूचकांक का जो प्रसार है वो 0 से ±20 तक होता है। अगर 14 से कम सूचकांक वाले पद हैं तो उनको कमज़ोर समझा जाता है और ऋणात्मक नेगेटिव जो पद हैं और जिनका सूचकांक 0 है उन पदों को जो है बिल्कुल अवैध समझा जाता है और ऐसे पदों को हम अपने परीक्षण में शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरह से साइमंड विधि के द्वारा भी आइटम वैलिडिटी या डिस्क्रिमिनेटिव पावर को ज्ञात किया जाता है और फिर डिस्क्रिमिनेटिव पावर या वैलिडिटी के आधार पर ही पदों को परीक्षण बनाते समय उनको परीक्षण में शामिल किया जाता है। एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो है, फोर्थ विधि जो है फ्लैनेगन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन विधि या फ्लैनेगन प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट या गुणांक। तो गिलफर्ड ने 1954 में ये बताया था कि ये जो विधि है पद वैधता की गणना करने की सबसे प्रभावशाली विधि है और इस विधि द्वारा पद वैधता ज्ञात करने के गिलफर्ड ने कुछ स्टेप्स बताए। पहला है कि सबसे पहले परीक्षण पर प्रत्येक छात्र के प्राप्तांकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करके उच्च समूह 20% तथा निम्न समूह के 20% छात्रों के प्राप्तांकों को अलग अलग कर लिया जाता है। उनके जो स्कोर्स हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है। सेकंड, उच्च तथा निम्न समूह में सही प्रत्युत्तरों की गणना की जाती है और फिर उनका टोटल या योग किया जाता है। एंड थर्ड, फिर उच्च समूह और निम्न समूह के मध्य प्रत्येक पद के लिए या प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तरों में अंतर निकाला जाता है। एंड फोर्थ, उसके बाद फ्लैनेगन की तालिका द्वारा प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की गणना की जाती है। तो बच्चों, ये प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन हमने सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में पढ़ा था डिटेल में। उसके अलावा फ्लैनेगन की विधि जो है उसके अनुसार सहसंबंध गुणांक के जो मान हैं उसका प्रसार 0 से ±0.93 तक होता है। यानी जिन पदों का ऋणात्मक और निम्न सहसंबंध आता है अथवा घनात्मक और निम्न सहसंबंध आता है उन पदों को परीक्षण में शामिल नहीं किया जाता। यानी जो पद नेगेटिव है और जिनका कोरिलेशन भी कम है या जो पद पॉजिटिव है परंतु उनका कोरिलेशन कम है तो हम उन पदों को परीक्षण में शामिल नहीं करते, बल्कि
उनको परीक्षण से बाहर कर देते हैं या उनको परीक्षण से निकाल देते हैं। शून्य सूचकांक वाले जो पद हैं और ऋणात्मक पदों वाले सूचकांक को अवैध माना जाता है, यानी जिनका इंडेक्स 0 है ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्न जो नेगेटिव इंडेक्स है वाले हैं तो ऐसे प्रश्नों को इनवैलिड मानते हैं और उनको परीक्षण में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा 0.25 या इससे कम सूचकांक वाले पदों या प्रश्नों को भी कमज़ोर समझा जाता है और उन्हें भी परीक्षण में शामिल नहीं किया जाता। तो इस तरह से फ्लैनेगन प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो विधि है, इसके माध्यम से भी हम प्रश्नों को परीक्षण में शामिल करते हैं या उनको परीक्षण से बाहर निकालते हैं और फिर परीक्षण के लिए अंतिम रूप में प्रश्नों का चयन किया जाता है। एंड जो फिफ्थ मेथड है वो है स्टैनले। तो स्टैनले 27% उच्च तथा 27% निम्न समूह विधि। तो इस विधि के द्वारा भी पद वैधता की गणना आसानी से की जा सकती है और इस विधि के मुख्य रूप से निम्न पद हैं, 3 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं पद। जो ये विधि क्या है इन तीनों पॉइंट से स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट है, सर्वप्रथम परीक्षण पर प्रत्येक छात्र के स्कोर्स को क्रमानुसार व्यवस्थित करके या करते हैं। फिर उच्च समूह 27%, निम्न समूह के 27% छात्रों के स्कोर्स को अलग अलग कर लिया जाता है। सेकंड, उच्च और निम्न समूह में सही प्रत्युत्तरों की गणना करके फिर उनका योग किया जाता है और उनको निम्न तालिका के अनुसार उच्च समूह के सही उत्तर तथा निम्न समूह के सही उत्तरों के द्वारा उनको रख लिया जाता है। और थर्ड है, उच्च और निम्न समूह के सही उत्तरों के अंतर की गणना की जाती है, जिसे जो है ना उनके जो उच्च और निम्न समूह के जो उत्तर हैं उनके उत्तरों की गणना की जाती है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट जो है वो स्टैनले विधि के इम्पॉर्टेंट हैं। तो पद की वैधता जो है उतनी ही अधिक होती है जितना उच्च और निम्न समूह के बीच एक पद के संबंध में अंतर होगा। यानी उच्च और निम्न समूह के दोनों ने जो प्रश्न किए हैं और उन पदों के संबंध में जो कोरिलेशन है उनमें अंतर अधिक है तो वही जो है पद वैध माना जाता है। उच्च और निम्न समूह के मध्य एक पद संबंध में अंतर जो है वही पद की विभेदन शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो इस विधि में विभेदन शक्ति सूचकांक का जो प्रसार है वो 0 से लेकर 100 के बीच होता है। यानी जिन पदों की विभेदन शक्ति का सूचकांक 11 या उससे कम होता है वो पद कमज़ोर समझे जाते हैं और उन्हें परीक्षण में नहीं रखा जाता। और इसी प्रकार से विभेदन शक्ति सूचकांक यदि नेगेटिव है या 0 है तो भी ऐसे पदों को इनवैलिड समझा जाता है और उनको परीक्षण से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो विधि है इस विधि के द्वारा भी स्टैनले की इस विधि के द्वारा भी जो है आइटम वैलिडिटी को ज्ञात किया जाता है और परीक्षण में प्रश्नों को शामिल या निकाला जाता है। एंड लास्ट जो विधि है वो है कैली विधि। तो ये विधि भी उच्च समूह और निम्न समूह 27% दोनों में के विभाजन से संबंधित है, लेकिन उच्च समूह के सही उत्तर और निम्न समूह के सही उत्तर में अंतर जो है वो डिस्टेंस की सहायता से स्टैंडर्ड डिस्टेंस की सहायता से किया जाता है। इस विधि के भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कि सर्वप्रथम परीक्षण पर प्रत्येक छात्र के प्राप्तांकों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। फिर उच्च समूह 27%, निम्न समूह 27% के प्राप्तांकों को अलग अलग कर लिया जाता है। सेकेंड है, उच्च और निम्न समूह के सही प्रत्युत्तरों की गणना करके फिर उनका योग किया जाता है, टोटल किया जाता है और उसके बाद उनको उच्च समूह के प्रत्युत्तर और निम्न समूह के प्रत्युत्तर के रूप में उनको लिख लिया जाता है। और थर्ड है,
कि नॉर्मल कर्व की क्षेत्रफल यानी नॉर्मल कर्व की तालिका से उच्च समूह और निम्न समूह के सही प्रत्युत्तरों के अनुसार एस डी मूल्य को देखते हैं, यानी मानक विचलन को देखते हैं। तो एस डी नॉर्मल कर्व, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, एक बेल शेप्ड आकृति होती है जिसमें 6 एस डी होते हैं, मध्य में मीन होता है जिसमें राइट साइड में प्लस में एस डीज होते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस में एस डीज होते हैं। जब हमने आइटम डिफ़िकल्टी पढ़ा था तो उस समय हमने सामान्य वक्र को समझा था। तो इस तरह से सामान्य वक्र के आधार पर भी दोनों समूहों के सही रिस्पॉन्सेज का एस डी मूल्य ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर आइटम वैलिडिटी को ज्ञात करते हैं। और अंत में एस डी मूल्यों का अंतर ज्ञात करके कैली सूचकांक, जो ज्ञात एस डी मूल्यों का जो अंतर ज्ञात करते हैं वही कैली सूचकांक या कैली इंडेक्स कहलाता है। तो इस विधि के अनुसार कैली इंडेक्स का जो प्रसार है वो 0 से लेकर प्लस माइनस 5.18 तक होता है, यानी जिन पदों का कैली सूचकांक नेगेटिव और 0 है वो पद अवैध हैं, उनको हम परीक्षण में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कैली सूचकांक का जो वैल्यू है अगर 0.40 है या इससे कम है तब उन पदों को कमज़ोर समझकर भी परीक्षण में शामिल नहीं करते हैं। और जो है ना पद इस तरह से जो है कैली विधि जो है वो भी आइटम वैलिडिटी या डिस्क्रिमिनेटिव पावर को ज्ञात करने की एक इम्पॉर्टेंट विधि है। तो इस तरह से बच्चों ये हमने ऊपर आइटम वैलिडिटी, विभेद शक्ति, ये इसकी कुछ विधियों को समझा है और इन सभी विधियों का उपयोग सभी प्रकार के परीक्षणों के पदों या प्रश्नों की आइटम वैलिडिटी या पद वैधता ज्ञात करने में नहीं होता। विशिष्ट प्रकार के परीक्षणों के पदों की पद वैधता ज्ञात करने में ही कुछ विशिष्ट पद वैधता की विधियां उपयोग में लाई जाती हैं और आइटम एनालिसिस की सहायता से किसी भी आइटम की गुणवत्ता बढ़ाई नहीं जाती, बल्कि किसी पद की या किसी प्रश्न की गुणवत्ता या ये मालूम चल जाता है कि वह पद परीक्षण के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो टॉपिक जो था आइटम डिफ़िकल्टी को आइटम वैलिडिटी ज्ञात करने की विधियाँ, ये हमारा कंप्लीट हुआ और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है आइटम एनालिसिस का वो चैप्टर जो है हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। तो 2 तकनीकी प्रक्रियाएं हमने पढ़ी, पहली थी आइटम डिफ़िकल्टी और दूसरी थी आइटम वैलिडिटी। तो बच्चों ये आइटम एनालिसिस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जब हम आगे चलकर फर्दर स्टडीज़ करेंगे, कोई रिसर्च वर्क करेंगे तो हमें कोई डाटा जब हम इकट्ठा करेंगे तो उस डाटा के लिए हमें परीक्षणों की आवश्यकता पड़ेगी और वो परीक्षण बनाने के लिए हम जो है प्रश्न को परीक्षण में शामिल करते हैं। तो वो प्रश्न कैसे बनाए जाएं, कितने प्रश्नों को परीक्षण में रखा जाए, तो इस तरह से हम उन्हीं प्रश्नों को या उन्हीं पदों को परीक्षण में शामिल करेंगे जिनका कठिनाई स्तर 50% होगा या जिनकी जो पद वैधता है वो हम ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम डिटेल में पूरा कर चुके हैं। थैंक यू।